नमस्कार, सुप्रभातम, सलाम वालेकुम। सुप्रभातम थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आप वीडियो कभी भी देखें, अगर आप हो सकता है आप रात को देख रहे हो तो आपको ये सुप्रभातम वाली बात थोड़ी अजीब लग सकती है। खैर, आप जैसा भी सोचें समझें। मैं आपसे आज चर्चा करूंगा एक नए पाश्चात्य विचारक की, जिसे हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहते हैं, और वो है निकोलो मैकियावेली। तो आज इस मजेदार चर्चा थोड़ी सी देर के लिए 15-20 मिनट आधे घंटे की निकोलो मैकियावेली के ऊपर करेंगे। निकोलो मैकियावेली मूलतः फ्लोरेंस का रहने वाला था, और फ्लोरेंस इटली का एक छोटा स्वतंत्र राज्य था। हम ये तब की बात कर रहे हैं जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था और एक राष्ट्र राज्य के रूप में इटली विकसित नहीं हुआ था। तो ये फ्लोरेंस में जन्मा निकोलो मैकियावेली, और मैकियावेली मूलतः एक डिप्लोमेट था। कई देशों में इसने राजा की तरफ से राजदूत का कार्य किया और ये कई देशों में तैनात रहा। बाद में फ्लोरेंस में जब सत्ता परिवर्तन हुई तो मैकियावेली को कई कष्ट भी देखने पड़े, और जो कभी शासन सूत्र में अहम भूमिका निभाया करता था, शासन सूत्रों का कई बार ये संचालन किया करता था, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति था ये, जिसका जीवन बड़ा आनंदमय और गरिमामय हुआ होगा उस समय, लेकिन इसका अंतिम समय बड़ा बुरा बीता निकोलो मैकियावेली का। और ये लगभग एक गुमनाम मौत मरा। लेकिन आज जब हम पाश्चात्य राजनीतिक विचार पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, तो निकोलो मैकियावेली को हम जरूर पढ़ते हैं। इस निकोलो मैकियावेली को अगर हमें समझना होगा तो हमें कुछ शब्दों को समझना है। वो क्या क्या शब्द है, हम इसकी चर्चा करते हैं। निकोलो मैकियावेली को समझने के लिए हमें दो तलवारों का सिद्धांत समझना होगा। हमें मसीही राज्य समझना होगा। हमें पुनर्जागरण समझना होगा। पुनर्जागरण, रेनेसा समझना होगा। और निकोलो मैकियावेली को अगर समझना हो तो हमें फिर आधुनिक काल को समझना होगा। निकोलो मैकियावेली फ्लोरेंस में तब पैदा हुआ जब वहां पुनर्जागरण हो रहा था, रेनेसा हो रहा था। आप पुनर्जागरण कहे, रेनेसा इंग्लिश इसका वो वर्जन। जब रेनेसा हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, उसमें निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ। पहले हम ये देखते हैं कि ये पुनर्जागरण क्या था। उसी के संदर्भ में हम मसीही राज्य, दो तलवारों का सिद्धांत समझ जाएंगे और आधुनिक काल को भी समझ जाएंगे अगर हम पुनर्जागरण को समझ गए। देखिए, यूरोप में जो लगभग दूसरी, तीसरी, चौथी सदी से लेके और लगभग 1500 तक जो 1200-1300 साल का काल था, वो मसीही राज्यों का काल था। अगर हम तरतीब से समझे और इतिहास पे दृष्टि डालें तो पहले थे नगर राज्य,
सिटी स्टेट जिनको बोलते हैं, पोलिस जिनको बोलते हैं, ये ग्रीक काल था, एथेंस, स्पार्टा वगैरह थे। ये 400-500 साल पहले की चर्चाएं हैं, ईसा मसीह जब पैदा भी नहीं हुआ था। फिर इनके बाद रोमन साम्राज्य आया, जिनमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी। रोमन साम्राज्य आया और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद मसीही राज्य आए। मसीही राज्य का तात्पर्य वो राज्य है जिनमें मसीही धर्म यानी ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह वाले धर्म का बोलबाला था। तो ये वो मसीही राज्य है जो धर्म के आधार पे ज्यादा संचालित होते थे, धार्मिक रूढ़ियां ज्यादा हावी थी, धार्मिक परंपराएं ज्यादा हावी थी। तब जैसा कि मध्य युग में हम देखते हैं 2 तलवारों का सिद्धांत चला करता था। 2 तलवारों में एक तलवार थी, वो थी पोप के पास, जो कि कैथोलिक धर्म का हेड था यानी ईसाइयों का हेड था, और दूसरी जो सत्ता थी वो किसी भी एक राज्य के राजा के पास थी। इस राजा की सत्ता को धीरे धीरे पोप की सत्ता, इसके ऊपर छा गई, राजा की सत्ता के ऊपर पोप की सत्ता, धर्म की सत्ता। पोप आध्यात्मिक मामलों का, अहिलौकिक मामलों का प्रमुख था और राजा धरती के मामलों का या लौकिक मामलों का, राजनीतिक मामलों का प्रमुख था। तो 2 तलवारें थी। और धर्म कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी करने लगा था 1000 के बाद। ये सेंट ऑगस्टाइन, मार्सिलियो द पैडवा, थॉमस एक्विनास, ये जो हम विचारक पढ़ते हैं ये सब मसीही राज्य वाले वो विचारक है, मध्य युगीन विचारक है। ये मध्य युग था। और जो ये मध्य युग था, ये युग धर्म, विश्वास, रूढ़िवादिता, परंपराओं को श्रेष्ठ मानता था। रूढ़ियां ज्यादा हावी थी, अंधविश्वास हावी थे। व्यक्ति की बजाय धर्म महत्वपूर्ण हो गया था और धर्म सत्ता अत्यंत हावी हो गई थी लौकिक सत्ता के ऊपर। इसलिए ये जो मध्य युग का काल था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब 2 तलवारों का सिद्धांत चलता था, उसको हम डार्क एज बोलते हैं। डार्क एज यानी ये 1000-1200 का काल, जब तर्क, विवेक सब समाप्त हो गया था। क्योंकि जहां विश्वास आ जाता है वहां तर्क और विवेक समाप्त हो जाता है, और जहां धर्म आता है, धर्म सिर्फ विश्वास पे आधारित होता है, तर्क के आते ही धर्म भी चला जाता है। तो रूढ़ियां, पोंगापंथी, अंधविश्वास आई थे। इसलिए इन 1000-1200 का काल था, ईस्वी सन 200-300 से लेके और 1400-1500 तक का, उसको हम डार्क एज बोलते हैं, जब पोप की सत्ता धीरे धीरे निरंकुश हो गई थी। यहां तक कि राजाओं को भी पोप की बात माननी पड़ती थी। तब ऐसे में फिर यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण का तात्पर्य है कि धीरे धीरे विज्ञान का विकास हुआ, नई नई खोज हुई, व्यक्तिवाद आया, यानी धर्म की बजाय व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, परलोक की बजाय इहलोक महत्वपूर्ण हो गया, मानववाद आया, तर्क आया, ये सब आए। फिर वाणिज्यवाद आया, धीरे धीरे सामंतवाद जाने लगा। तो ये वो काल है जिसको हम पुनर्जागरण कह रहे हैं। इस काल में कोलंबस जैसे लोगों ने, वास्को डी गामा जैसे ने यात्राएं की और नए नए देशों की खोज की। इस काल में कोपरनिकस जैसे लोग आए, कैपलर जैसे लोग आए, गैलीलियो जैसे लोग आए, जिन्होंने ब्रह्मांड के जो सूत्र थे उनको खोजा। इस काल में न्यूटन के जैसे लोग पैदा हुए, गति के नियम खोजे। इस काल में लियोनार्डो विंची जैसे मानवता प्रेमी
चित्रकार आए। इसी काल में फिर राजनीतिक क्षेत्र में जो पुनर्जागरण का कार्य किया वो था निकोलो मैकियावेली ने। किसी ने खगोल शास्त्र में किया, किसी ने फिजिक्स में किया, किसी ने साहित्य में किया, किसी ने चित्रकला में कार्य किया। निकोलो मैकियावेली ने राजनीतिक क्षेत्र में यह कार्य किया, पुनर्जागरण का कार्य। यानी ये वो काल है जब मध्य काल जा रहा है और जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल जो विज्ञान को मानता है, मानवतावाद को मानता है, तर्क को मानता है, रूढ़ियों का विरोध करता है, अंधविश्वास और पोंगापंथी का विरोध करता है, उस काल की शुरुआत होगी। मॉडर्न एज आ गई 15वीं सदी तक। और इस काल का राजनीति विज्ञान का जो पुरोधा है वो है निकोलो मैकियावेली। तो आप अब इन सबको समझ गए हैं तो अब आप निकोलो मैकियावेली को भी समझ सकते हैं। जो फ्लोरेंस था वो इस पुनर्जागरण का रेनेसा का प्रमुख केंद्र था। देखिए रेनेसा की शुरुआत इटली से हुई थी। इटली के छोटे छोटे जो राज्य थे, नेपल्स थे इटली के वगैरह, या फ्लोरेंस वगैरह थे, वहां से हुई थी। तो फ्लोरेंस पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र था क्योंकि यहां व्यापार के माध्यम से काफी पैसा आ गया था, लोगों में नई सोच आ गई थी। और चूंकि ये पोप के बिल्कुल पास में बैठे थे, क्योंकि वेटिकन सिटी में पोप बैठता है, तो इनके जो भय था धर्म का वो भी उनकी कुटिलताओं को देख के, उनके पोप के भ्रष्टाचार को देख के, चर्च के अत्याचारों को देख के, तो इनमें वो धर्म का भय भी समाप्त हो गया था। तो इन्होंने फिर नई नई खोजें शुरू की, नई सोच इनके अंदर आई। तो जो फ्लोरेंस था वो पुनर्जागरण का केंद्र था और निकोलो मैकियावेली फ्रांस का रहने वाला था। तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर उस वातावरण का प्रभाव पड़ना ही था। तभी हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, संदर्भवाद की एक अवधारणा पढ़ते हैं। संदर्भवाद, छोटी सी चर्चा है संदर्भवाद की। कॉन्टेक्स्चुअलिज्म, हम क्विंटन स्किनर को पढ़ते हैं, जॉन डन को पढ़ते हैं। संदर्भवाद ये कहता है कि अगर किसी भी विचार को पढ़ना हो, संदर्भवाद ये कह रहा है किसी भी विचार को समझना हो तो तात्कालिक संदर्भों को समझे आप। तो निकोलो मैकियावेली को समझना है तो हमें पोप की सत्ता को, पोप के भ्रष्टाचार को, तात्कालिक पोप के अत्याचारों को, उस टाइम की पोंगापंथी को समझना होगा, पोप की राजनीतिक दखलंदाजी को समझना होगा, हमें पुनर्जागरण को समझना होगा, हमें तर्क को समझना होगा, मानववाद को समझना होगा, तब हमें निकोलो मैकियावेली समझ में आएगा। यह कहना है संदर्भवाद का कि 15वीं शताब्दी में हो क्या रहा था, ये अगर हमें पता चल गया तो हमें निकोलो मैकियावेली समझ में आ जाएगा। तो अगर मैकियावेली को समझना है तो पुनर्जागरण को समझना होगा। तो मैंने आपको पुनर्जागरण समझाया कि यूरोप डार्क एज से जा रहा है, अंधकार जा रहा है और पुनः जागृत हो रहा है। वापिस वहां जो तर्क कभी प्लेटो और सुकरात और अरस्तु किया करते थे, वो तर्क, वो विवेक वापिस आ रहा है। अब हमें निकोलो मैकियावेली को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम संदर्भ समझ गए हैं कि क्या था। तो देखिए पुनर्जागरण की हमने चर्चा की, तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं कि लोग क्या कहते हैं मैकियावेली के बारे में, कि मैकियावेली क्या है। तब प्रोफेसर डनिंग कहते हैं, देखिए छोटी छोटी ये कोटेशन है मैकियावेली के बारे में। प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, अपने युग का शिशु। ये कहा डनिंग ने कि ये फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। अभी इसकी चर्चा कर लेंगे। फिर लोस्की बोला कि संपूर्ण जो रेनेसा है या संपूर्ण जो पुनर्जागरण है वो मैकियावेली में है। फिर सेबाइन ने कहा कि यह युग परिवर्तन का शिशु है। युग परिवर्तन का शिशु। फिर W.T. जोन्स ने बोला कि ये जो मैकियावेली है ये पुनर्जागरण का शिशु है। देखिए छोटे छोटे फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। कई बार आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पुनर्जागरण का शिशु। अब आप समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है।
हमने पुनर्जागरण समझा। तो अब कि संपूर्ण रेनेसां, वो तर्क, वो विवेक, धर्म की अवहेलना, नैतिकता की सब व्याख्या, वो मानवतावाद, वो सारा का सारा मैकियावेली के अंदर आ गया है, जो कि रेनेसां की विशेषता थी। इसलिए लोस्की ये कहता है कि संपूर्ण रेनेसां मैकियावेली में है। एक कोटेशन। प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। इट मीन्स तत्कालिक युग में जो रेनेसां हो रहा था, विचार परिवर्तन हो रहे थे, आधुनिक युग आ रहा था, वो पूरा का पूरा परिलक्षित होता है मैकियावेली के विचारों में। सेबाइन भी कहता है कि ये युग परिवर्तन का शिशु था। डार्क एज जा रही है और पुनर्जागरण हो रहा है। अंधकार काल, सुषुप्त अवस्था, कूटमुद्दिता जा रही है, कुबुद्धि जा रही है, सद्बुद्धि आ रही है, या विवेक आ रहा है, तर्क आ रहा है, आप कुछ भी कह लीजिए। और पोंगापंथी की बजाय अब तर्क आ रहा है, मानवतावाद आ रहा है। तो ये है युग परिवर्तन हो रहा है। तो ये युग परिवर्तन का शिशु है। W.T. जोन्स बोलते हैं कि पुनर्जागरण का शिशु है। कि क्यों है मैकियावेली के विचार ऐसे? क्योंकि उसके विचारों के ऊपर पुनर्जागरण का प्रभाव है। तो हमने मैकियावेली को पुनर्जागरण के संदर्भ में देखा। अब हम चर्चा करते हैं, और मैकियावेली के लिए यह कहा जाता है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। इसका तात्पर्य यह है कि मध्यकाल में जो विश्वास किए जाते थे उनको तोड़ के, और मैकियावेली धर्म की और नैतिकता से परे एक नई राजनीति की नींव रख रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यह प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है, या कई बार इसे हम आधुनिक राजनीति चिंतन, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का जनक भी बोलते हैं। देखिए, चिंतन का तात्पर्य होता है एक काल विशेष में जो विभिन्न विचारकों ने विचार व्यक्त किए हैं, उनकी जो साझा चीजें होती है उसको हम चिंतन बोलते हैं। जैसे हम कह देते हैं ग्रीक चिंतन, हम कह दिया रोमन चिंतन, हमने कह दिया मध्ययुगीन चिंतन, और हमने कह दिया आधुनिक चिंतन। तो देखिए, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो के विचार विवेक और तर्क पर आधारित थे। वो एक जैसे थे, लगभग एक जैसे थे, उनमें समानता खोज सकते हैं हम। रोमन विचारक थे सिसरो, सेनेका, पोलिबियस, इनके विचारों में हमें एक समानता मिल सकती है, एक साम्यता, सामान्यीकरण कर सकते हैं हम इनके विचारों का। ऐसे ही मध्ययुगीन जो विचारक थे, सेंट ऑगस्टाइन था, चाहे एक्विनास था, इनके विचारों में भी जो धर्म की जो चर्चा चलती है, ईश्वरीय राज्य की जो चर्चा चलती है, ऐसे कॉमन विचार हम खोज सकते हैं। वो है मध्ययुगीन चिंतन। और आधुनिक चिंतन है वो हमें मैकियावेली और बाद के जो विचारक हुए हैं, चाहे वो बोंदा है, मोंटेस्क्यू है, स्पिनोजा है, लोक है, होब्स है, रूसो है, इन सब के विचारों में मिलता है। तो ये इसकी शुरुआत होती है निकोलो मैकियावेली से। इसलिए हम मैकियावेली को आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक भी बोलते हैं, कई फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोलते हैं मैकियावेली को। अब हम ये बोलते क्यों हैं? क्योंकि मैकियावेली ने एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव रखी। मैकियावेली ने राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया। पहले एक ही म्यान में दो तलवारें थी, एक पोप की तलवार यानी धर्म की तलवार, और एक राजनीतिक तलवार यानी राजा की तलवार। इन दोनों को अलग अलग कर दिया, और जो राजा की तलवार थी उसको श्रेष्ठ घोषित किया मैकियावेली ने। हालांकि इसने संप्रभुता का स्पष्ट वर्णन तो नहीं किया, लेकिन इसने राजनीतिक संप्रभुता और राजा की संप्रभुता का वर्णन किया। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है जिसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव रखी। नंबर एक कारण नहीं कह सकते कि इसकी वजह से इसको हम आधुनिक चिंतक कहते हैं, बहुत सारे कारण मिलके बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम क्यों कहते हैं, तब बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। इन सब कारणों को मिलाते हैं तब हम कहते हैं। चलिए, ये एक था। संप्रभुता के जो शुरुआती दर्शन है वो हमें मैकियावेली के यहां होते हैं। तो मैकियावेली वो था जिसने राजनीति और धर्म
उन दोनों को अलग अलग किया कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है, इन दोनों को अलग कीजिए आप। इसलिए हमको आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक कहते हैं, क्योंकि मध्य युग में राजनीति और धर्म आपस में गड़बड़ हो गए थे और पोप इहलोक के साथ परलोक के साथ इहलोक में भी दखलंदाजी करता था। वो आध्यात्मिक मामलों के साथ राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी करने लगा था, उसको अलग कर दिया। मैकियावेली ने एक बड़ा और अच्छा काम किया। मैकियावेली के लिए हम ये कहते हैं कि इसने राष्ट्र राज्य की अवधारणा दी। मैकियावेली का ये सपना था कि जिस प्रकार से फ्रांसीसियों का फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन राष्ट्र राज्य बन गए हैं, वैसे ही इटली भी एक दिन राष्ट्र राज्य बने, क्योंकि इटली का विखंडन हो रखा था। पोप की कुटिलताओं की वजह से इटली खंड खंड हो रखा था, उसमें छोटे छोटे राज्य बने हुए थे जहां का एक सामंत टाइप राजा राज किया करता था, आपस में झगड़ा करते थे, पोप उनको लड़ाया करता था। पोप को पता था कि एक सारे एक हो गए अगर तो वो पोप की सत्ता को चुनौती देंगे, तो पोप बांटो और राज करो की नीति अपनाया करता था। मैकियावेली खुद कहता है कि मेरा इटली है वो खंड खंड हो गया है, उसके घाव हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा शासक आए जो इन घावों पर मरहम लगाए और इटली का एकीकरण करे। तो एक राष्ट्र राज्य बनाने का सपना था, एक नेशन स्टेट बनाने का सपना था कि इटली एक राष्ट्र राज्य बने। मैकियावेली ये चाहता था। राष्ट्र राज्य है क्या, हमने कई बार चर्चा की है। नेशन स्टेट का तात्पर्य है जब एक जैसी संस्कृति, एक जैसे इतिहास वाले लोग, एक जैसी भाषा और एक जैसे धर्म और एक जैसे सोच वाले लोग जब एक धरती के टुकड़े पे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक राष्ट्र राज्य बनता है। यानी एक जैसी संस्कृति के लोग जब एक जैसे धरती के टुकड़े पे इकट्ठे हो जाएं तो वो बन गया राष्ट्र राज्य। तो इटालियन जो लोग हैं वो अगर सारे एक हो जाएं, इटली बन जाए, तो इटली बन जाएगा एक राष्ट्र राज्य। नेपल्स, ये फ्लोरेंस, ये सारे समाप्त हो जाए, एक इटली बन जाए छोटे छोटे राज्यों की बजाय, तो ये राष्ट्र राज्य बनेगा। अब ये राष्ट्र राज्य है, नेशन स्टेट का विचार है, ये एक आधुनिक विचार है। धर्मनिरपेक्षता का विचार, राजनीति और धर्म को पृथककरण का विचार, राष्ट्र राज्य का विचार, ये सब आधुनिक विचारक है। इसलिए हम कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारक था। इसी राष्ट्र राज्य के सौपन की वजह से एक बड़ा जोरदार शब्द बोलता है इसके लिए हेगल। ये है मैन ऑफ जीनियस। ये क्वेश्चन आप जरूर देखें, आप मैन ऑफ जीनियस। हेगल मैकियावेली के लिए ये बोलता है, हेगल जो जर्मनी का था, हेगल कहता है कि ये मैकियावेली बड़ा महान व्यक्ति था, मैन ऑफ जीनियस था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, क्योंकि उसका सपना महान था। उसका सपना क्या था? इटली को राष्ट्र राज्य बनाना। ऐसा ही सपना हेगल का था। जर्मनी के जो टुकड़े हो रखे थे उनका मिला के एकीकरण करना। आपको नहीं समझ में आता, चलिए चलते हैं राष्ट्र राज्य क्या है। देखिए 1947 से पहले भारत नहीं था, बल्कि अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा राज किया करते थे। प्रत्येक राजा लगभग अपने आप पे संप्रभु था। ठीक है, अंग्रेज दखलंदाजी किया करते थे, उस मुद्दे को छोड़ दे तो, और कुछ इलाके थे वो अंग्रेजों के अंडर में थे। बाद में इस रियासती भारत को और अंग्रेज शासित भारत को मिला के और एक किया गया, उसका एकीकरण किया गया, एक राष्ट्र राज्य का विकास किया गया। तो हम सब जो एक संस्कृति, एक इतिहास वाले लोग थे, एक धरती के एक टुकड़े की से प्रेम करने लगे। अब हम मारवाड़ी नहीं थे, अब हम बीकानेरी नहीं थे, अब हम शेखावाटी के नहीं थे, अब हम गुजराती नहीं थे, बल्कि हम भारतीय हो गए थे। अब हम काठियावाड़ी नहीं थे, यानी अलग अलग रियासतों के नहीं थे, बल्कि अब हमारा देश एक हो गया था। ये राष्ट्र राज्य था। ऐसे इटली बिखरा हुआ था, ऐसे ही जर्मनी बिखरा हुआ था। तो सब जर्मन्स का एक जर्मनी बन जाए, ये बाद में इसके 150-200 साल बाद हेगल ने सपना देखा, मैकियावेली के 200 साल बाद। और उससे 200 साल पहले ये सपना देखता है मैकियावेली, हेगल से 200 साल पहले मैकियावेली इटली के एकीकरण और उसके राष्ट्र राज्य बनने का सपना देखता है। इसीलिए हेगल ये कहता है कि व्यक्ति महान था क्योंकि उसका सपना महान था, क्योंकि वो इटली का एकीकरण चाहता था। और ऐसा ही एकीकरण हेगल भी जर्मनी का चाहता है। बाद में हुआ एकीकरण, इटली का एकीकरण काबूर और गेरिबाल्डी ने किया, और जर्मनी का एकीकरण जैसा कि हेगल का सपना था वो बिस्मार्क ने किया। तो बिस्मार्क के लिए हम ये कहते हैं कि वो लॉ एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी,
यानी तलवारों के दम के ऊपर खून बहा के उसने और उस पूरे जर्मनी को एक कर दिया उसने। जबकि भारत का भी एकीकरण हुआ, लेकिन खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। पटेल ने बिना खून बहाए, बिना आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के एकीकरण कर दिया। थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा था हैदराबाद के अंदर, बाकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसलिए हेगल मैन ऑफ जीनियस बोलता है मैकियावेली को। तो राष्ट्र राज्य का विचार दिया मैकियावेली ने। और देखें, मैकियावेली को हम ये कहते हैं मैकियावेली के लिए कि मैकियावेली यथार्थवादी राजनीति लेके आया। यथार्थवादी राजनीति, पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होती है। यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवादी राजनीति वो राजनीति होती है जो शक्ति को महत्वपूर्ण मानती है, हिंसा को महत्वपूर्ण मानती है, जो युद्ध को महत्वपूर्ण मानती है, जो कहती है कि आप कल्पना की बजाय यथार्थ में जिए। व्यक्ति मूलतः हिंसक होता है, अहिंसक नहीं होता। उसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो युद्ध की होती है, शक्ति की होती है, विवर्धन की होती है, फैलाव की होती है, साम्राज्य निर्माण की होती है, शक्ति प्रेम की होती है। तो ये है यथार्थवादी राजनीति, और ऐसी ही राजनीति मैकियावेली करता है। मैकियावेली का जो प्रिंस है वो येन केन परकरेन अपने राज्य की सुरक्षा करना चाहता है। वो अपने येन केन प्रकार अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। वो युद्ध करना चाहता है ताकि अपने साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार कर सके। तो चाहे हम थ्यूसिडाइस की चर्चा करें, कौटिल्य जो विजिगिसु की चर्चा करता है, कौटिल्य का विजिगिसु देखिए, जो समस्त राजाओं के बीच में जो राजा बैठा है और समस्त राज्यों के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है, जो विजिगिसु है कौटिल्य का, वो भी यथार्थवादी राजनीति से प्रेरित है, जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। मैकियावेली है, ये भी यथार्थवादी है, जो शक्ति और युद्ध से और विवर्धन से और साम्राज्य निर्माण की चर्चा करता है। तो यथार्थवादी राजनीति का आधुनिक युग में जो समर्थन करता है वो मैकियावेली करता है। अब हम चर्चा करते हैं इस यथार्थवादी राजनीति की, थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं कि यथार्थवादी राजनीति क्या है। यहां तक कि जो मैक्सी है, देखिए एक छोटी सी कोटेशन है। मैक्सी कहता है कि मैकियावेली यथार्थवाद का देवदूत है। यथार्थवाद का देवदूत। कई बार ये कोटेशन पूछ ली जाती है, तो ये मैक्सी की है कि मैक्सी किसे यथार्थवाद का देवदूत बोलता है, तो मैकियावेली को यथार्थवाद का देवदूत बोलता है। तो हमने रेनेसा के संदर्भ में चर्चा की, शेबाइन की, लोस्की की, प्रोफेसर डनिंग की, WT जोन्स की। हमने देखा कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीति का, इसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव रखी, इसने राजनीति और धर्म को अलग कर दिया, इसने राष्ट्र राज्य की चर्चा की, इसलिए हेगल इसको मैन ऑफ जीनियस बोलता है। मैक्स इसको यथार्थवाद का देवदूत बोलता है। अब हम यथार्थवाद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैकियावेली यथार्थवाद की नींव रखता है। यथार्थवाद को रियलिज्म बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन आ सकता है, ये यथार्थवादी है, धर्मनिरपेक्षवादी है, जो भी है, यथार्थवादी। देखिए इसका यथार्थवाद समझने के लिए हमें तीन चीजों को समझना होगा। पहला हमें समझना होगा साधन व साध्य के आपसी संबंध। साधन व साध्य को समझना होगा। इसके लिए हमें इसका विवर्धन का सिद्धांत या विस्तार का सिद्धांत समझना होगा। विवर्धन का सिद्धांत समझना होगा। छोटी सी चर्चा है, आराम से समझ में आ जाएगी कि यथार्थवादी राजनीति कैसी होती है, और हमें इसका शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स समझना होगा। साध्य व साधन, मैकियावेली की एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि राजा को हमेशा राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उसके लिए वो किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है। साध्य पूर्ति होनी चाहिए, साधन हमेशा से ही पूजनीय रहे हैं।
तात्पर्य ये है कि आपका ध्यान अपने साध्यों की ओर होना चाहिए। साधन आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी लक्ष्य पूर्ति होनी चाहिए, और इस लक्ष्य पूर्ति के लिए आप येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कोई सा साधन प्रयोग में करें। तो मैकियावेली का ये कहना है कि जो साध्य है ये साधनों का औचित्य सिद्ध करता है। औचित्य सिद्ध करता है। इसका तात्पर्य है कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति हो गई है तो साधन तो हमेशा ही पूजनीय ही माने जाएंगे। छोटा सा उदाहरण देखें, आप किसी पद की तैयारी कर रहे हैं और आपने क्या किया, भ्रष्टाचार करके और वो पद प्राप्त कर लिया। तो मैकियावेली कहता है लोग आपका पद देखते हैं, आपने उसको कैसे प्राप्त किया उनको मतलब नहीं है। अगर आपने पैसे दे के भी, नक्कल मार के भी वो पद प्राप्त कर लिया, वो परीक्षा पास कर ली, तो लोग यही कहेंगे अरे भाई वो बहुत चालू आदमी है, उसने पैसा दे दिया और उसने ऐसे नक्कल कर ली, उसने अपनी चप्पलों के अंदर ब्लूटूथ छुपा लिया था, बहुत तरीके जानता, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, क्योंकि आप उस पद पे पहुंच गए हैं। तो मुद्दा ये है कि आप अपने साध्य की प्राप्ति करें। साधन तो हमेशा से ही पूजनीय माने गए हैं, जबकि गांधी जी इनके उल्टे हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका साध्य श्रेष्ठ है तो आपके साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। आप हिंसा के द्वारा अहिंसक राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो गांधी जी साध्य और साधन की घनिष्ठता को मानते हैं, एक दूसरे को पूरक मानते हैं गांधी जी, कि अगर अच्छा साध्य है तो साधन भी अच्छे अपनाएं आप। अगर आपको अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है तो खूब मेहनत करके प्राप्त करें। मैकियावेली जो कह रहा है कि आप येन केन प्रकार कैसे प्राप्त कर लें, साधन तो पूजनीय ही माने जाएंगे, बस साध्य प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस मामले में गांधी और मैकियावेली एक दूसरे के उल्टे हैं। यथार्थवादी साम दाम दंड भेद सब नीतियों को अपनाना चाहते हैं, वो यथार्थवादी होते हैं। विवर्धन का सिद्धांत, इसका तात्पर्य ये है साम्राज्य विस्तार। जैसे खुद कहता है मैकियावेली के ही राज्य का बाद में संचालन करने वाला मुसोलिनी, जो से 400 साल बाद हुआ, मुसोलिनी ये कहता है या तो इटली का विस्तार होगा, इटली समाप्त हो जाएगा। तो राजनीति क्या है? तो कौटिल्य भी कहता है कि जो अप्राप्य है उसको प्राप्त करना राजनीति है, प्राप्त की रक्षा करना राजनीति है, फिर उस प्राप्त का विस्तार करना राजनीति है, और फिर उस प्राप्त का सही वितरण करना राजनीति है। तो अप्राप्य को प्राप्त करना, प्राप्त की रक्षा करना, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना, और उसके फिर विस्तार करना, और फिर उसका वितरण करना, यही राजनीति है। यही है विवर्धन का सिद्धांत कि आप विस्तार करते हैं अपने राज्य का, तो यथार्थवादी इसी पे विश्वास करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ते हैं? युद्ध करने पड़ते हैं। युद्ध अनिवार्य है, यथार्थवादियों की हिंसा अनिवार्य है। मूल है व्यक्ति शक्ति प्रेमी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति चाहता है, दूसरों पे प्रभाव स्थापित करने के लिए शक्ति चाहता है। तो शक्ति की इच्छा एक मूल इच्छा है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो जो शक्ति राजनीति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आधुनिक युग में, वो भी मैकियावेली है। इसी शक्ति राजनीति को बाद में आगे बढ़ाया था। अगर हम देखें तो होब्स इसी शक्ति राजनीति की बात करता है 17वीं सदी में। 18वीं सदी में अमेरिका के जो विचारक हैं और नेता है हैमिल्टन और मेडिसन, वो भी शक्ति राजनीति की ही चर्चा करते हैं। अगर हम 19वीं सदी की चर्चा करें और 20वीं सदी की शुरुआत की चर्चा करें तो ये जो पेरेटो है, मोस्का है, ये जो इनको हम अभिजनवादी बोलते हैं, मिचेल्स हैं, ये भी शक्ति राजनीति की चर्चा करते हैं। फिर आधुनिक युग में देखें, 20वीं सदी में देखें तो मॉर्गनथाउ है, E.H. कार है, ये भी शक्ति राजनीति की चर्चा करते हैं। और यहां तक कि जो व्यवहारवादी है, चाहे वो डेविड ईस्टन है, चाहे वो लॉसवेल है, चाहे वो कैटलिन है, ये भी शक्ति राजनीति की चर्चा करते हैं कि राजनीति क्या है, कि शक्ति प्राप्ति, शक्ति की रक्षा ही राजनीति है। ईस्टन कहता है
कि संसाधनों का अधिकृत बंटवारा यानी शक्तिपूर्वक संसाधन वितरण ही राजनीति है, ईस्टर्न खुद कहता है। तो चाहे होब्स हो, चाहे हैमिल्टन मेडिसन हो, पेरेटो मोस्का मिचेल्स हो, मार्गेंथाउ और ओरिएचकार जैसे लोग हो, चाहे व्यवहारवादी हो, डेविड ईस्टन है, लॉसवेल है, कैटलिन है, ये सारे के सारे इसी शक्ति राजनीति के समर्थक है, जिसकी चर्चा बहुत पहले कर चुका था निकोलो मैकियावेली। तो हमने ये देखा कि निकोलो मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थक है, नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य का समर्थक है, यथार्थवादी राजनीति लेके आधुनिक युग में। अब जब ये व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो स्वाभाविक है उसकी आलोचना भी होती है। जब ये धर्म की, नैतिकता की, इन सब से परे जब बातें करता है और ये कहता है कि धर्म भी राज्य के अंडर में होगा, धर्म एक साधन है, साध्य नहीं है, नैतिकता की निश्चित परिभाषा नहीं है, तो इन मुद्दों के ऊपर मैकियावेली की आलोचना भी की जाती है। अब कौन मैकियावेली के आलोचक हैं और कौन मैकियावेली के प्रशंसक है, हम इनकी बातें करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कोटेशंस के रूप में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हम पहले मैकियावेली के आलोचक करते हैं। मैकियावेली का आलोचक है शेक्सपियर। शेक्सपियर मैकियावेली को हत्यारा मैकियावेली कहते हैं, क्योंकि ये कहता है कि एक प्रिंस को येन केन प्रकारेण शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, नैतिकता वैतिकता ये सब धरी रह जाती है। लियो स्ट्रॉस ये भी आलोचक है मैकियावेली का, और लियो स्ट्रॉस है वो मैकियावेली को बुराई का शिक्षक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं, ये आजकल यही ट्रेंड है आरपीएससी का। तो लियो स्ट्रॉस इसे बुराई का शिक्षक कहता है। ऐसे करके मैकियावेली के आलोचना भी बहुत भारी होती है। और शेक्सपियर ने तो अपने एक नाटक में एक राक्षस है, उसका नाम ही निक रखा है, निक, जो कि शॉर्ट नेम है निकोल मैकियावेली का। तो शेक्सपियर जो कि कालिदास जैसे अपने यहाँ भारत में एक ड्रामा राइटर रह चुके हैं, वैसे ही रेनेसा के टाइम में शेक्सपियर एक बहुत बड़े उपन्यासकार रह चुके हैं ब्रिटेन के। शेक्सपियर वो हत्यारा मैकियावेली कहते हैं मैकियावेली को, नैतिकता और धर्म की अवहेलना की वजह से। लियो स्ट्रॉस उसे बुराई का शिक्षक कहते हैं। अब हम ये तो थे आलोचक, अब हम देखें कि इसके प्रशंसक कौन कौन है। प्रशंसक कुछ फ्रांस के विचारक हैं। फ्रांस के विचारक है स्पिनोजा, फ्रांस का विचारक है मॉन्टेस्क्यू, फ्रांस का विचारक है जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। ये तीनों के तीनों जो फ्रांसीसी हैं ये प्रशंसा करते हैं मैकियावेली की। स्पिनोजा कहता है कि इसने प्रिंस का पर्दाफाश किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मैकियावेली ने प्रिंस में जिन कुटिलताओं का और अनैतिकताओं का वर्णन किया है और यह कहा है कि एक प्रिंस को शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए और नैतिकता से परे होना चाहिए, तो स्पिनोजा कहना है कि जनता का मित्र है जो राजनीति की गंदी बातों को जिसने प्रकट किया है। मोंटेस्क्यू कहता है कि जो मैकियावेली है ये आजादी का समर्थक है, आजादी प्रेमी है, क्योंकि मैकियावेली की पुस्तक है लीवी, डिस्कोर्स ऑन लीवीज। इस डिस्कोर्स में वो गणतंत्रवाद का समर्थक करता है। रूसो भी कहता है कि ये व्यक्ति है ये गणतंत्रवादी है। तो निकोलो मैकियावेली की जो पुस्तक है लीवी, देखिए आप, इसमें नागरिक गणतंत्रवाद है जैसा कि रोम काल में पाया जाता था, नागरिक गणतंत्रवाद। तो देखिए एक हमने नई कंसेप्ट और तैयार कर लिया
कि मैकियावेली नागरिक गणतंत्रवाद का समर्थक था, जैसे कि रूसो भी गणतंत्रवाद का समर्थक था, जैसे कि रोमन काल में जो गणतंत्र चला करता था, जिसको बाद में सीजर ने खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए ब्रूटस ने तलवार से उसका सर काट दिया था। तो लीवी जो उसकी पुस्तक है मैकियावेली की, उसमें वो नागरिक गणतंत्रवाद का समर्थन करता है, इसलिए रूसो कहता है कि अच्छा आदमी है मैकियावेली जो गणतंत्र का समर्थन करता है। मोंटेस्क्यू कहता है ये आजादी का समर्थक है, क्योंकि वो लीवी में रोमन आजादी की चर्चा करता है। स्पिनोजा कहता है कि प्रिंस सही एक करती है जो हमें राजनीति की गंदी चीजों के बारे में बताती है। यही नहीं, खुद मैकियावेली के देश का रहने वाला है ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी। ग्रामसी बहुत बड़ा नव मार्क्सवादी है, जिसको बाद में मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया था और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी, जेल की परिस्थितियों में। लगभग 1935-36 के आसपास इसकी मौत हुई ग्रामसी की। ये ग्रामसी है, इसने तो खुद पुस्तक लिखी है। मैकियावेली की पुस्तक जहां प्रिंस है, वहीं इसने पुस्तक लिखी मॉडर्न प्रिंस। आगे हम इसकी फिर चर्चा कर लेंगे। यह भी कहता है कि मैकियावेली ने जो राजनीति से नैतिकता को और धर्म को अलग किया है, इसके लिए मैकियावेली अत्यंत प्रशंसनीय है। देखिए, जहां धर्म और नैतिकता अलग करने की वजह से शेक्सपियर, लियो स्ट्रॉस जैसे लोग उसकी आलोचना करते हैं, वहीं ग्रामसी उसकी प्रशंसा करता है मैकियावेली की। मैकियावेली की लिए एक बड़ी जोरदार बात और बोली है, वो बोली है क्विंटन स्किनर ने। देखिए, क्विंटन स्किनर एक संदर्भवादी है। थोड़ी देर पहले हम संदर्भवाद कर रहे थे, जॉन डन का, क्विंटन स्किनर का। यह कहता है कि जो नव रोमनवादी है, 17वीं सदी के जो नव रोमनवादी है, मैकियावेली उनका बौद्धिक पिता है, इंटेलेक्चुअल गॉडफादर है उनका। क्विंटन स्किनर कहता है कि जो मैकियावेली है वो 17वीं सदी के जो नव रोमनवादी है। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए, लास्ट मुद्दा है ये। क्विंटन स्किनर क्विंटन स्किनर ये कहता है कि जो 17वीं सदी के, देखिए सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल आरपीएससी में। 17वीं सदी के नव रोमनवादी, अभी चर्चा कर लेंगे कौन है ये नव रोमनवादी, इट मींस क्या है। इनका बौद्धिक धर्मपिता है इंटेलेक्चुअल गॉडफादर, बौद्धिक धर्मपिता। सीधा ही क्वेश्चन आएगा कि ये बौद्धिक धर्मपिता 17वीं सदी के नव रोमनवादियों का मैकियावेली को किसने कहा है, या क्विंटन स्किनर ने 17वीं सदी के नव रोमनवादियों का बौद्धिक धर्मपिता किसको कहा है? तो मैकियावेली को कहा है। तो ये क्विंटन स्किनर ने कहा है और मैकियावेली के लिए कहा है नव रोमनवादियों का बौद्धिक पिता। देखिए, नव रोमनवादी वो विचारक हैं जो लीवी से प्रेरित होके या रोम के प्राचीन इतिहास से प्रेरित होके और गणतंत्र का समर्थन करते हैं इटली के अंदर, वो है नव रोमनवादी। तो क्विंटन स्किनर कहता है कि ये जो नव रोमनवादियों ने गणतंत्र का जो समर्थन किया, जैसे रूसो चर्चा कर रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि मैकियावेली नागरिक गणतंत्रवाद का समर्थन करता है लीवी के अंदर, अपनी पुस्तक लीवी में। वही चर्चा क्विंटन स्किनर कर रहा है कि वो बौद्धिक धर्मपिता है नव रोमनवादियों का, और ये नव रोमनवादी गणतंत्रवाद के समर्थक है। तो हमने मैकियावेली के प्रशंसक भी देखे और विरोधी भी देखे। आलोचक है शेक्सपियर और लियो स्ट्रॉस, प्रशंसक है स्पिनोजा, मोंटेस्क्यू, रूसो, क्विंटन स्किनर। तो प्रशंसा में कह रहा है। एक अंतिम एक कोटेशन और कर लेते हैं। क्रोचे एक विचारक है जिसे ग्रामसी बहुत ज्यादा प्रभावित है। वो क्रोचे क्या कहता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं।
क्रोचे, ये भी इटली का है। क्रोचे की जो कोटेशन है वो मैकियावेली के संदर्भ में नहीं है, वो कार्ल मार्क्स के संदर्भ में है कि जो कार्ल मार्क्स है वो सर्वहारा का मैकियावेली है। वो प्रोलेटरिएट का मैकियावेली है कार्ल मार्क्स, ये क्रोचे का कहना। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मैकियावेली प्रिंस को ज्ञान देता है सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए, वही ज्ञान कार्ल मार्क्स सर्वहारा को देता है, मजदूरों को देता है, जैसा ज्ञान मैकियावेली ने प्रिंस को दिया। इसलिए क्रोचे कार्ल मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली बोलता है। तो ये कोटेशन पूछी जाती है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ विचार आ जाते हैं, तो अपन इन सब चीजों को दोहरा लेते हैं कि किसने क्या कहा मैकियावेली के बारे में। तो हमने चर्चा की शेक्सपियर कि शेक्सपियर ने इसको हत्यारा कहा, लियो स्ट्रॉस ने इसको बेईमानी का शिक्षक कहा, ये तो दो विरोधी थे। स्पिनोजा ने कहा कि इसने प्रिंस का पर्दाफाश कर दिया। मोंटेस्क्यू ने कहा कि ये आजादी का प्रेमी है। रूसो ने कहा कि ये गणतंत्रवादी है। क्विंटन स्किनर ने कहा कि ये नव रोमनवादियों का बौद्धिक पिता है। और क्रोचे बोला कि जो कार्ल मार्क्स है वो सर्वहारा का मैकियावेली है। तो इनको अगर आप अलग लिख लेंगे तो आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ बड़ी बड़ी चर्चाएं की मैकियावेली के बारे में कि मैकियावेली यथार्थवादी है, मैकियावेली धर्मनिरपेक्षतावादी है, मैकियावेली राष्ट्र राज्य का समर्थक है, और यहां तक कि जो स्टेट शब्द है, गार्नर क्या कहता है। गार्नर को तो हम बहुत बार चर्चा करते हैं कि राजनीति राज्य का अध्ययन है, आरंभ से लेके अंत तक। वो वाले गार्नर कहते हैं कि जो स्टेट शब्द है ये स्टेटों से बना है, और स्टेटो शब्द है ये मैकियावेली की देन है। ये तो गार्नर का कहना है कि स्टेटो मैकियावेली की देन है। तो हमने मैकियावेली के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें जानने की कोशिश की। अगली कक्षा में हम मैकियावेली के जो पुस्तकें हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अगली चर्चा भी बड़ी मजेदार रहने वाली है, जैसे कि ये चर्चा थी। तो धन्यवाद, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।